आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पूरी दुनिया माहौलियाती आलूदगी में जकड़ गया है, वहीं पर जम्मू कश्मीर भी इसकी जद में आ चुका है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जंगलात की कटाव, सॉइल इरोजन, पानी कम होना, बारिशें कम होना, उसके साथ साथ ही जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना, तेजी से पिघलना, आबी ज़खायर में पानी की सतह कम होना, वो इसके साथ साथ ही जुड़ा हुआ है। और इस संगीन मसले पर कुछ मेहमान भी आज इस प्रोग्राम में हम जुड़ेंगे, उनसे उनकी ओपिनियन, उनकी राय, क्या कुछ अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो माहौलियाती आलूदगी है इसकी क्या कुछ अहम वजूहात है, और सरकारी सतह और उसके साथ साथ ही जो एक फर्द की एक जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी पर खरा उतरता है, क्या सरकार उसके लिए कोई इकदाम उठा रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। और जो आलूदगी है उसमें कई अहम जो वजूहात है वो बताए जा रहे हैं, जिसमें जंगलात का कटाव होना वो एक अहम वजह माना जाता है। उसके साथ साथ ही एयर पोल्यूशन, फिजाई आलूदगी, वाटर पोल्यूशन एक और है, ये भी एक अहम वजह मानी जाती है। और पानी की कमी, जिस तरह से आजकल जम्मू कश्मीर के हर एक जिले के अंदर पानी की शदीद किल्लत जो वो पाई जा रही है, वो भी एक अहम वजह मानी जाती है। उसके साथ साथ ही क्लाइमेट चेंज, जो माहौल का तब्दील होना, वो भी एक अहम वजह मानी जाती है। और नाजरीन, हम आपको बताते हैं कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, कुछ डाटा है, कुछ सर्वे हुआ है, उसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर जो कि पूरी दुनिया फिलहाल जो माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला बनता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बड़ा मसला माहौलियाती आलूदगी है, वो एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। माहौलियाती डिग्रेडेशन पूरी दुनिया इसमें लपेट में आ चुका है, पूरी दुनिया इससे मुतासिर है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसका असर देखा जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि माहौलियाती डिग्रेडेशन का आखिर जिम्मेदार कौन है, हम आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ ही कुछ रिपोर्ट, कुछ सर्वे हुआ है, उस सर्वे के हवाले से हम आपको बताते हैं कि जंगलात की कटाई, गाड़ियों का जो धुआं, आलूदगी, वो एक अहम वजह मानी जाती है। सनतकारी, वो भी एक नतीजा माना जाता है। कुछ इलाकों के अंदर जो ईंट के भट्ठे हैं उनसे वो जो धुआं निकलता है वो भी फिजाई आलूदगी में एक वजह मानी जाती है। उसके साथ साथ ही जो डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव होना, नाजायज तरीके से उस जंगलाती जमीन पर कब्जा होना, ये भी एक अहम वजह मानी जाती है, जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो इसकी वजह से हो रहा है। और तकरीबन जो एक रिपोर्ट हुआ है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में यह भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 14,000 हेक्टेयर जमीन जो जंगलाती जमीन है उसको एनक्रोच किया गया, उस पर इलीगली कब्जा किया गया है। और उसके साथ साथ ही 2017 के दौरान एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उस रिपोर्ट के दौरान सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जो है 10.46% जो जमीन है, फॉरेस्ट एरिया है, वो बची हुई है, लेकिन 14,000 हेक्टेयर जंगलात की जो जमीन है उस पर कब्जा हुआ है। और उसके साथ साथ ही वाटर पोल्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, और ये भी एक माना जाता है एक अहम वजह जो आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी इनमें से एक है। और उसके साथ साथ ही जो एक और बड़ा मसला है कि वाटर बॉडीज का श्रिंक होना, सुकड़ जाना, जो भी आबी ज़खायर हैं उनका सुकड़ जाना एक अहम वजह है, क्योंकि इंसानों के अमल दखल से ही ये सब मुमकिन हो रहा है, ये सब बनता जा रहा है। इंसान जब उस पर कब्जा करता है आहिस्ता आहिस्ता वो सुकड़ जाता है, जिसकी वजह से भी एक मसला ये भी बनता जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला है, और माहौलियाती डिग्रेडेशन पूरी दुनिया को मुतासर करता है, और पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी इससे कहीं ना कहीं मुतासर हो रहा है। और माहौलियाती आलूदगी से जम्मू कश्मीर भी मुतासर हो रहा है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में माहौलियाती डिग्रेडेशन का जिम्मेदार आखिर कौन है, और हम आपको बताते चले कि जो आंकड़े हमारे पास हैं उसकी वजह से माना जाता है कि जंगलात की कटाई, जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, वो भी एक जो अहम वजह है माना जाता है। उसके साथ साथ ही
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2017 की एक रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि तकरीबन 14,000 हेक्टेयर जो जंगलाती जमीन है उस पर कब्जा किया जा चुका है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो जंगलाती रकबा है वो सिर्फ 10.4% बचा हुआ है। ये इस रिपोर्ट में शाया हुआ है, जो रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से किया गया है। और जो पानी की आलूदगी है जम्मू कश्मीर में एक बड़ा माहौलियाती मसला इस वक्त बनता जा रहा है और उसके साथ साथ ही जो आबी ज़खायर का सुकड़ना, ये भी एक तशवीशनाक मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके साथ साथ ही डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग की तहकीक के मुताबिक तकरीबन वेटलैंड और उसके साथ जो एक तहकीक की गई उसमें यह भी कहा गया है कि डल झील तकरीबन 2,547 हेक्टेयर से कम होकर 1,620 तक पहुंच चुका है। इसका जो जमीन है, रकबा है, वो रह चुका है। ये उस रिपोर्ट में शाया हुआ है और उसके साथ साथ ही वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक वुलर झील जो है वो 45% सुकड़ गई है। ये भी एक रिपोर्ट है। और जो डल झील के हवाले से हमने आपको बताया कि डायरेक्टोरेट एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग की जानिब से कहा गया है कि 1971 के दौरान जो डल लेक का रकबा था वो 2,547 हेक्टेयर था और 2008 के दौरान अब ये 1,620 तक ही महदूद रह गया है। और वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक वुलर झील में तकरीबन 45% ये सुकड़ गई हैं और कश्मीर के झीलों के अंदर जो पानी रखने की सलाहियत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और उसके साथ साथ ही ग्लेशियर्स का तेजी से पिघल जाना, ये भी एक संगीन मसला बनता जा रहा है। और आने वाले सालों के दौरान ये भी माना जाता है कि पानी की और ज्यादा शदीद किल्लत जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से नाजरीन हम आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक बड़ा मसला बनता जाना है, जिसमें से इलीगल माइनिंग भी एक बड़ा मसला है। सॉइल की इलीगल जो माइनिंग हो रही है, सॉइल, सैंड और दीगर जो क्ले हैं उसका भी इलीगली माइनिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ये भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। उसकी वजह से भी माहौलियाती आलूदगी हो रही है और जो जंगलात का कटाव है, बेदरीग कटाव हो रहा है जंगलात का, वो भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। और आपको बताते चले कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो बहुत सारे मामले हैं जहां पर जो फॉरेस्ट्रेशन, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके साथ साथ ही सॉइल इरोजन होना, पानी यानी कि बारिश ना होना, तकरीबन 80% जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता सालों के दौरान जो एक रिपोर्ट शाया हुआ है उसमें तकरीबन 80% माना जाता है कि बारिश की कमी दर्ज की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ जो आबी ज़खायर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, न सिर्फ जहलिम की हम बात करेंगे बल्कि कुछ ऐसे भी आबी ज़खायर हैं जो करीबन सूख चुके हैं और कुछ ऐसे भी आबी ज़खायर हैं जहां पर पानी बिल्कुल ही कम रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया। हमारे साथ फिलहाल इमरान नायकू श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नायकू आपका। और उसके साथ साथ ही डॉक्टर रऊफ रफीक है जो एक माहिर माहौलियात है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रऊफ साहब आपका भी। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले तो पूरी दुनिया जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के हवाले से उसमें जकड़ गई हैं, पूरी तरह से मुतासिर है, जम्मू कश्मीर भी इसकी जद में आ चुका है। और बहुत से ऐसी वजूहात है, डिफॉरेस्टेशन जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया है, और उसके साथ साथ ही जो इलीगल माइनिंग की जा रही है, जो जंगलात का जमीन है उस पर गैर कानूनी तौर से कब्जा करना है, और उसके साथ साथ ही जो आबी ज़खायर है उनको भी, उन पर भी कब्जा करना या उसको भी आलूदा करना, ये एक बहुत बड़ा अहम वजह भी माना जाता है। जी गावर साहब शुक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने आज का जो टॉक सिलेक्ट किया है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो नाजरीन यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम किसको बोलते हैं जी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तब हो जाती है, हमारे माहौल की डिग्रेडेशन तब हो जाती है
जब हम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, सॉइल जो हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? जुडिशियसली नहीं, सस्टेनेबल तरीके से नहीं, अनसस्टेनेबल वे में जब हम यूज करते हैं इन रिसोर्सेज को, हमारे इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जी। और जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है वो भी वाइप आउट हो जाती है। इसको हम सिंपल मीनिंग में बोलते हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। When natural resources like air, water, and soil are used up, ecosystems get destroyed and wildlife is wiped out. इसको हम environmental degradation बोलते हैं। लेकिन इस environmental degradation के पीछे काफी सारी वजूहात है जिससे ये डिग्रेडेशन होती है, जिससे माहौल की तबाही होती है। एक होती है पॉपुलेशन ग्रोथ, इस पे हम बात करेंगे किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब हो जाता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक फैक्टर है जिससे माहौल डिग्रेड हो जाता है। नंबर सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हम इकोनॉमिक की तरफ ज्यादा जाते हैं, अनसस्टेनेबल वे में हम डेवलपमेंट करते हैं, ये भी एक फैक्टर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी एक फैक्टर है, अर्बनाइजेशन ये भी एक फैक्टर है, एग्रीकल्चर ये भी एक फैक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन ये भी एक फैक्टर है, फॉसिल फ्यूल का जो हम जुडिशियस यूज नहीं करते हैं ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा ये तो हमारे इनको हम बोलते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जो ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज हम करते हैं, इन सब के पीछे जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेड होता है ये हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज की वजह से। बिल्कुल। अब कुछ नेचुरल इवेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल नेचुरल इवेंट्स में हमारी फ्लड्स आते हैं, हमारे ड्रॉट्स आते हैं, हमारी फॉरेस्ट फायर्स आते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हो कैलिफोर्निया में। इसी तरह से राइजिंग टेम्परेचर्स होते हैं। ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। लेकिन अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए पूरी दुनिया में चाहे कोई भी कंट्री हो, चूंकि आउट ऑफ 205 कंट्रीज 195 कंट्रीज पे इंसान ही रहते हैं दैट आर हैबिटेबल, और 195 कंट्रीज का जब हम डाटा लेते हैं तो हर किसी कंट्री में सबसे बेस्ट जो पोल्यूटर माना जाता है, सबसे बेस्ट जो डिग्रेडर माना जाता है, दैट आर वी ह्यूमन बीइंग्स। वो हम ही है जो हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, इसी की वजह से हमारा माहौल खराब होता जा रहा है। बात कर रहे हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर भी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया है कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक जन्नतनुमा जगह थी, लेकिन अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से आज पैरामीटर्स देखे जाए तो अनफॉर्चुनेटली ये अब जन्नतनुमा जगह नहीं रही। वजह क्या रहा यहाँ पे? सबसे पहला वजह जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जिसके लिए हम आने जाते थे कश्मीर में, कश्मीर में बिल्कुल मतलब सफाई था। हमारे रिलीजन में, ऑल रिलीजन्स में ये लिखा था, हमारे रिलीजन में भी, इस्लाम में भी ये लिखा था कि अतूर शतरुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। या हमारी भगवत गीता में ये भी लिखा था, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। इंसान जहां कहीं से भी कुछ अच्छा काम करे वो तो हमेशा उसके लिए रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस माहौल की जो पूरी हम सरकशी देख रहे हैं वो हजरत इंसान ने ही की है, उसके पीछे हम ही कारण हैं कि जो इस तरह से हुए। जैसे आपके आंकड़े बता रहे थे गवर साहब, मैं भी आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। हमारी स्टेट में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की कहाँ कहाँ पे है? अगर जम्मू डिवीजन में देखा जाए तो कुथवा डिवीजन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, बड़ी ब्रह्मना डिवीजन सबसे ज्यादा जहां पे एयर पोल्यूशन पाई जाती है, क्योंकि बहुत इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, माइक्रो स्केल एंड लार्ज स्केल की फैक्ट्रीज भी वहां पे हैं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे। अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, तो कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है ब्रिक क्लिनर्स वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पाए जाते हैं। एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पाई जाती है। अगर इसके बाद जो हम देखते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं जो क्रू टाउन, क्रू पुलवामा में लोकेटेड हैं, और वहां पे कहीं गुना ज्यादा, 100 से ज्यादा स्टोन क्रशर्स हैं। ये एक प्रॉब्लम है। अगर हमारी सिटी, श्रीनगर सिटी की बात की जाए तो वहां पे व्हीक्यूलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली ये बताना यहाँ ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ साल पहले जैसे आपने आंकड़े रखे 2017 की, 2016 में हमारी श्रीनगर सिटी को 4th ग्रेटेस्ट सिटी करार दिया गया इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन के पैरामीटर्स हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? जहां हम बोल रहे थे कि जहां सिया लोग इतने आते हैं हमारे कश्मीर में, टूरिज्म इतना फ्लोरिश हो गया है कि लास्ट क्वार्टर में, लास्ट 4 मंथ्स में हमारे इधर 25 लाख टूरिस्ट्स आ गए।
लेकिन टूरिस्ट्स की वजह से अनसस्टेनेबल टूरिज्म हो रहा है। हम टूरिज्म के खिलाफ नहीं है, हम क्या चाहते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म हो जाए। जैसे आप देख रहे हो कि हिमाचल प्रदेश ने एक सस्टेनेबल टूरिज्म का ये रखा है मॉडल, उस तरह का मॉडल हमारे कश्मीर में भी होना चाहिए। पॉलीथीन पे कंप्लीट बैन होनी चाहिए। और जब ये टूरिस्ट हमारे इधर आते हैं, ये हमारे अच्छी चीज है, लेकिन इनके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए कि पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज, आप देखिए कि जितनी भी हमारी खूबसूरत हेल्थ रिजॉर्ट है, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, दुध पथरी हो, मुगल गार्डन्स हो, हर किसी जगह आपको पॉलीथीन के रऊफ ढेर साहब, से मैं ढेर आपके मिल पास जाएंगे। दोबारा आऊंगा। हमारे साथ एक और माहिर माहौलियात है डॉक्टर शेख गुलाम रसूल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरकार जो पूरी दुनिया की हम बात करने के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर की हम जब बात कर रहे हैं, तो क्या हम सरकारी या निजी सतह पर इस सब को रोकने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं, वो ठोस इकदाम उठा रहे हैं ताकि हम अपने माहौल को बचा सकें? क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जो आबी ज़खायर जम्मू कश्मीर के अंदर है उनका सुकड़ जाना वो भी एक संगीन मसला बनता जा रहा है। क्या इस सब के रोकने के लिए हम कुछ सरकारी तौर या निजी तौर पर कुछ कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं शुरू करना चाहता हूं जहां मुझसे पहले एक माहिर बात कर रहे थे जी रिगार्डिंग टूरिज्म। देखिए, एक तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया में एक बड़ा चैलेंज है, क्लाइमेटिक चेंज है, जिसकी वजह से पानी की कमी हम लोग अभी जो देख रहे हैं उसकी जाहिर हो रहे हैं जी। तो लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर या कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, तो पिछले कई सालों से जो एक नया डेवलपमेंटल नैरेटिव चला है, एग्रीकल्चर लैंड को टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा रहा है, मॉल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो महकमे पब्लिक अथॉरिटीज सरकार ने नामजद किए हैं एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के लिए, वो चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज हो, कोई भी हो, वो फेल हो चुके हैं इस टूरिज्म नैरेटिव को एक नया डेवलपमेंटल नैरेटिव बनाने में, इसको रोकने में कि हम कैसे एग्रीकल्चर लैंड को बचाएं, हम कैसे अपने वाटर बॉडीज को बचाएं, हम कैसे अपने फॉरेस्ट्स को बचाएं। तो उन्होंने आज तक, क्योंकि ये देखिए कि निजी सतह पे कौन क्या कर सकता है, वो इतना कर सकता है कि वो पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वो पानी तो नहीं बरसाएगा जी। अब जो जंगलों का कटाव है, अगर हम टिम्बर स्मगलिंग की बात करें, एक गोडे वाला वो एक पेड़ काटता है, ठीक है, तो जो सरकारी प्रोजेक्ट जिनमें एनवायरमेंट प्रायोरिटी नहीं है, बायोडाइवर्सिटी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है कि पैसे कमाना, चाहे पेड़ काट के, चाहे वाटर बॉडीज को एलिमिनेट करके, तो ये सरकार पे आयद होता है जो इस वक्त हमारे यहाँ एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, एनवायरमेंटल इश्यूज है। बिल्कुल। कितने वेटलैंड सरकार ने खुद फिलअप किए, कितने वाटर बॉडीज, वाटर रूट्स में अभी स्टेडियम इन्होंने बनाए, कॉलोनीज सेटल की हैं फ्लडलैंड्स में, तो वो हम निजी सतह पे नहीं रोक सकते, वो सरकार है जी जी। जो ये अभी, क्योंकि जब ये टूरिज्म नैरेटिव पूरे भारत में इस तरह का नैरेटिव चला है कि कश्मीर में जैसे बैकबोन और सिर्फ वाहिद जरिया लाइवलीहुड का टूरिज्म है, जबकि टूरिज्म 6.8 टोटल % है यहाँ के जीडीपी का, बाकी तो एग्रीकल्चर है, बाकी तो क्राफ्ट है। एग्रीकल्चर जो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है हमारे जंगलों के ऊपर, पानी के ऊपर। जब आपने जंगलात का कटाव किया है, जब आपने फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया है प्रोजेक्ट्स में, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कैरिंग कैपेसिटी, एक जैसे अभी भाई साहब ने दूध पथरी की बात की, अगर दूध पथरी में 50 गाड़ियां मतलब वो हजम कर सकती है, लेकिन वहां आते कितने हैं, 3-3 घंटे तक वहां ट्रैफिक जैम लगता है। तो कैरिंग कैपेसिटी आज तक इंट्रोड्यूस ही नहीं की गई है हिल स्टेशन की। जो यहाँ पेस्टोरल कल्चर था, वो पेस्टोरलिज्म अभी बर्बाद हो रहा है, हमारी मिडोज बर्बाद हो रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स बर्बाद हो रहे हैं।
तो ये जो अनरेगुलेटेड इररेस्पॉन्सिबल मास टूरिज्म है और उसके संबंधित उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ये सबसे बड़ा। इन्होंने बोला कि हम टूरिज्म के खिलाफ नहीं है, बेशक हम टूरिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन टूरिज्म भी ऐसा हो जो हमारे वाटर बॉडीज हमसे ना छीने, जो हमसे हमारी लैंड ना छीने, जो हमसे हमारे माउंटेन्स को ना छीने, वो हमारा सुकून ना छीने, तो वो टूरिज्म हो। तो उसके लिए क्यों नेचर कंजर्वेंसी अलायंस, जो यहाँ करीबन 60 के करीब ग्रुप्स, उसमें एनवायरमेंटल ग्रुप्स शमूलियत कर रहे हैं, उन्होंने एक मॉडल दिया है जो तोसे मैदान का मॉडल था, जो हम लोगों ने ही लिखा था कि कम्युनिटी ड्रिवन नेचर टूरिज्म इंट्रोड्यूस किया जाए। बिल्कुल। तो उस पे बात ही नहीं हो, क्योंकि जो यहाँ लालची सरकारी इदारों में कुछ लोग बैठे हैं, वो उस मॉडल को इसलिए इंप्लीमेंट करने नहीं देते, इसलिए इंप्लीमेंट होने नहीं देते क्योंकि उस मॉडल से उनके पास पैसा नहीं आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा। और वही मॉडल जमानत है यहाँ के एनवायरमेंट कंजर्वेशन की, वो चाहे वाइल्ड लाइफ हो, वो चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, बर्ड लाइफ हो, इंसेक्ट लाइफ हो, प्लांट लाइफ हो, उसके बचाव की जमानत जो है वो कम्युनिटी ड्रिवन सॉल्यूशंस में है। दोबारा आपके पास दोबारा आऊंगा। इमरान नायकू काफी टाइम से हमारे साथ हैं। इमरान, जरा आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में गुज़िश्ता 1-2 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सयाह है उनका आना हुआ है, यानी कि करोड़ों की तादाद में। क्या इन जो वेस्ट डिस्पोजल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जितने भी सयाहती मकामात हैं, क्या प्रॉपर तौर तरीके से वो हो रहा है, या कि उसकी वजह से भी हमारा जो माहौल है वो आलूदा हो रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो मुतलका इदारा है, मुतलका महकमा है या सरकार, उनकी जानिब से उस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा है? देखिए कुचे साहब, जिस तरह से शेख गुलाम रसूल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, इन्होंने खासकर जो एक टूरिज्म नैरेटिव की बात की, शायद हमें इस टूरिज्म नैरेटिव को बहुत संजीदगी से समझने की जरूरत है। और जिस तरह से रूप साहब ने भी आगाज में कहा कि सस्टेनेबल टूरिज्म, लेकिन मैं डॉक्टर शेख साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हमारे सरकार की, हमारे सरकारी इदारों की, कि दुनिया में और पूरे मुल्क में एक टूरिज्म का नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि कश्मीर में, जम्मू में सब कुछ ठीक है, लोग दुनिया भर से आ रहे हैं, करोड़ों की तादाद में टूरिस्ट हर साल यहाँ पे सफर कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। यहाँ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कितना हो रहा है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये दुनिया की एक तबाही बन रही है, लेकिन इसकी तरफ शायद हमारी सरकार जो है, जो हमारे सरकारी इदारे हैं, उनका बिल्कुल भी इसकी तरफ कोई फोकस नहीं है। और जो इन्होंने मॉडल की बात की, तो जिस तरह से ये आज टॉपिक हम बात करें, इस टॉपिक पे बात करें कि माहौलियाती खराबी, तो ये माहौलियाती जो खराबी है ये छोटी सी टर्म नहीं है, ये छोटी सी थीम नहीं है, ये माहौलियाती खराबी, इसी पे सारा दुनिया का इन्हिसार है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि एक टूरिज्म के लिए एक पॉलिसी तरतीब दी जाए, एक पैकेज रखा जाए, एक एडवाइजर तैनात किया जाए, एक अलग मिनिस्टर्स के लिए तैनात कराया जाए, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि हमारी जो वाटर बॉडीज है वो श्रिंक हो रही है। किसी ने नहीं कहा कि मास्टर प्लान की गुलमर्ग में वायलेशंस हो रही है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, तोसा मैदान, पहलगाम या दीगर जो हमारी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जिनकी पहचान वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी की वजह से, वहाँ जो आबिशार है, वहाँ जो वाटर बॉडीज है उनकी वजह से, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि वहाँ तबाही हो रही है, वहाँ कंक्रीट्स बन रहे हैं और 2 की करोड़ों का पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ फोकस इस पे है कि टूरिस्ट आए, हमारे होटल बढ़े। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब की बात को मैं दोबारा करूंगा, हमारी जो इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो हमारा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है। जो ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं, ऑफिशियल डेटा हमें बता रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए हमारी एनुअल जो इनकम जनरेट होती है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से, लेकिन टूरिज्म से हमारी सिर्फ 7,000 से 6,000 की इनकम जो है जनरेट हो रही है। हम एक तरफ से इनकम 60,000 करोड़ रुपए जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कोई इसकी तरफ नहीं देख रहा है कि हमारा जो डल लेक है, जिसकी वजह से
कश्मीर की जो पहचान है दुनिया में वो श्रिंक हो रहा है। हमारा जो रिवर जहलम है ये श्रिंक हो रहा है। हमारी वाटर बॉडीज जो है वो खत्म होती जा रही है। हमारे पहाड़ जो है वो उनकी एक्सट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पे इलीगल माइनिंग जैसे आपने कहा सैंड एक्सट्रैक्शन हो रही है। सो नटशल में मुझे ये कहना है कि ये एक बहुत ही बर्निंग, ये बहुत ही कंसर्निंग इशू है कश्मीर के हर फर्द के लिए, ना सिर्फ सरकार के लिए, क्योंकि इसका जो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है, जो इसका इफेक्ट है वो यहाँ के लोगों को होगा, वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को होगा। और जैसे मैंने कहा कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं और सरकार को इस पे इकदाम उठाने की जरूरत है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात की कि सारा जो निजाम है ये अनरेगुलेटेड है। हम ना तो श्री अमरनाथ जी के खिलाफ है और ना ही यहाँ टूरिस्ट के आने के खिलाफ है। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से, प्लानिंग तरीके से, एक मॉडल, एक रेगुलेटेड तरीके से ये कोई नहीं कह रहा है कि हमारे जो जंगलात है उनकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हमारे जो आबिशार है वो खत्म किए जा रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है। जैसे कि रूप साहब ने कहा कि सस्टेनेबल टूरिज्म का हमें कॉन्सेप्ट नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि वो चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या खासकर हमारी जो यहाँ की लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इनको सख्त से सख्त इक़दाम उठाने की जरूरत है। अगर नहीं तो अल्लाह बचाए हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो एनवायरनमेंट की तबाही है वो बिल्कुल पीक पे दोबारा है। इमरान, दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा डॉक्टर रूप के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या माना जाए कि अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हम जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, क्या ये भी एक वजह है जिस तरह से हमें जो 4 लेन्स या दीगर जितने भी सरकारी काम होते हैं डेवलपमेंट के नाम पर जो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही हम जमीन का कटाव कर रहे हैं, जंगलात का कटाव कर रहे हैं, वो भी एक सबसे बड़ा अहम वजह है। और अनप्लान डेवलपमेंट कहकर जो माहौल को हम आलूदा कर रहे हैं। जी गवर साहब, आपने जो बताया बिल्कुल सही है। इमरान साहब और डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब ने जो पॉइंट्स रखे हैं उन पे भी हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे अगर बात की जाए तो पूरा 1 महीना लग सकता है। लेकिन गवर साहब, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपका मुद्दा लेना चाहता हूँ। जैसे हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, थोड़ा बहुत तो ये जरूरी है इस टॉपिक में ताकि ये बात आ जाए यहाँ पे। हमारे एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980 के तहत हर किसी स्टेट का 33% जियोग्राफिकल एरिया जो होना चाहिए वो अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमें क्या लगता है कि कश्मीर वैली में जहां हम जाते हैं हम देखते हैं प्लांट्स है, फॉरेस्ट्स है, हम बोलते हैं कि शायद इस जैसी फॉरेस्ट्स कहीं पे नहीं है जो हमारे इधर है। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। मैं आपको बताऊंगा इस साल के जो मतलब क्लाइमेट चेंज के आसार जो दिखाई दिए, ग्लोबल वार्मिंग के जो यहाँ पे इम्पैक्ट्स दिए गए, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे असर रहा दैट इज डिफॉरेस्टेशन। वो तो फॉरेस्ट कवर की वजह से। थोड़ा बहुत मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूँ कि हमारे पास कितने फॉरेस्ट कवर है। होने चाहिए 33%, लेकिन उतना नहीं है। हमारे पास टोटल है 20,230 स्क्वायर किलोमीटर्स। दैट मीन जो हमारे पास टोटल फॉरेस्ट कवर है दैट इज 20.23 लाख हेक्टेयर्स। कितना होना चाहिए? 33 लाख हेक्टेयर्स, लेकिन 22.23। ये कितना टोटल कितने परसेंट ये फॉरेस्ट कवर हमारा बनता है जो एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी होना चाहिए? ये हमारा बनता है टोटल 19.95%। दैट मीन्स कि जो जियोग्राफिकल एरिया 33% हमारा फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए वो दैट इज नियर अबाउट 20%। अगर ऑल इंडिया लेवल की बात की, जब हम दूसरे स्टेट्स 29 स्टेट्स का एवरेज निकालेंगे तो ऑल इंडिया लेवल पे जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है दैट इज 24.47%। आप देखिए नेशनल एवरेज जितना हमारा निकल रहा है उससे भी हम 4 गुना पीछे हैं। और आप कश्मीर को जन्नतनुमा जगह बोल रहे हो, आप दावे कर रहे हो हमारे पास फॉरेस्ट जितने हैं, टूरिस्ट को बुलाओ। नहीं, अगर आप देखोगे 2023 में पिछले साल ही आप देखोगे वी लॉस्ट 112 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 68.8 किलो टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। यही वजह है
अगर बेसिक वजह, अगर माहौलियात की वजह से आप मुझे पूछोगे कि कश्मीर में सबसे बड़ा कारण क्या है, कि अगर 132 ईयर्स के बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, हमारे ग्लेशियर्स इतने ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, हमारे पास इरिगेशन के लिए वाटर ही अवेलेबल नहीं है। सबसे बढ़िया और मेन रीजन जो है, दैट इज आवर फॉरेस्ट कवर हैज बीन लॉस्ट। और डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा, दूसरे डिपार्टमेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी पर्सन को एक्टिव होना पड़ेगा, तभी कश्मीर का जो सिनेरियो है ये चेंज हो जाएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने फॉरेस्ट कट करते हैं, चाहे यहाँ पेपर, चाहे पल्प, चाहे डेलिकेट बॉक्सेस एप्पल्स के लिए, चाहे स्पोर्ट्स गुड्स, क्रिकेट बैट्स, विकेट्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, टॉयज, डेकोरेशन पीसेस जो हम टूरिस्ट को बेचते हैं, यहाँ पे शिकारे ले जाओ, आप वुडन शिकारे ले जाओ, पेपर माशी के वो चीजें ले जाओ, ये सब कहाँ के प्रोडक्ट्स हैं। वालनट, आप वालनट के वो आर्ट वर्क बेच रहे हो, आप चिनार के वो ये बेच रहे हो, लेकिन ये कहाँ हो रहा है। ठीक है, हम बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल यूज हम नहीं कर रहे। जितनी हमारी डिमांड एंड सप्लाई में हम हो गए है, सप्लाई हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड भी बहुत ज्यादा है हम लोगों की, लेकिन बेसिक चीजें एफॉरेस्टेशन हम नहीं कर रहे हैं, प्लांट्स तो कहीं नहीं लग रहे हैं। हम क्या कट करते जा रहे हैं, देवदार की लकड़ी हम कट करते जा रहे हैं, दूसरे पाइन ट्रीज हम कट करते जा रहे हैं, लेकिन फॉरेस्टेशन कहीं पे, एफॉरेस्टेशन स्कीम, सोशल फॉरेस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, बीइंग एज एनवायरमेंटलिस्ट, मेरा ये तनकीदाना ये है कि टोटली मैं ऑन ओपन में क्रिटिसाइज करता हूं कि यहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो लूटा जा रहा है, और इस पे गवर्नमेंट नजरअंदाज नहीं कर सके। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आम लोग फिर भुगत रहे हैं। देखिए गवर साहब, हमारे इधर जो सबसे मेन इकोनॉमी है दैट इज एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जब हमारा फॉरेस्ट कवर ही कट डाउन हो गया, इसकी वजह से अनइंटरप्टेड रेनफॉल, पिछले साल आपने देखा कि मार्च से लेकर अप्रैल एंड मई में इतना ज्यादा रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन हो गया, जो हमारे यहाँ पे जिनका मेन रोजगार है 80% हॉर्टिकल्चर, इस पे फ्रूट पे, हमारा एप्पल पे, उनका जो स्प्राउटिंग स्टेज था वो खत्म ही हो गया। इसके पीछे कौन जिम्मेवार? इसके पीछे हम सभी जिम्मेवार हैं। किसी की भी एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होनी यहाँ पे चाहिए, जैसे कि इमरान साहब ने पॉइंट रखे, जैसे कि गवर साहब ने यहाँ पे पॉइंट, गुलाम रसूल साहब ने यहाँ पे पॉइंट रखे, मैं उनके साथ बिल्कुल वो पॉइंट इसमें एग्री करता हूं। और मैं रूफ साहब, आप दोबारा आपके पास आऊंगा, अब गुलाम रसूल के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो अभी जो हमें कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो हमें जल्द से उठाने हैं ताकि हम अपने माहौल को बचा सके, चाहे हम सरकारी तौर पर बात करेंगे या कि निजी सतह पर हमें क्या जिम्मेदारी है, और सरकारी सतह पर सरकार को क्या ऐसे जो ठोस इकदाम उठाने चाहिए ताकि हम अपने माहौल को बचा सके। देखिए कंवर साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक दो चीज है, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर रूफ साहब ने बताया कि एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम महीनों बात कर सकते हैं, तब भी हम एक ठोस इस पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर यहाँ के हवाले से हमें माहौल बचाना है, पहले हमें, जैसे इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल टूरिज्म, और उसका मॉडल अक्रॉस पूरे दुनिया में जो ये मास टूरिज्म है इसको नकारा गया है। जो डेवलपमेंटल वर्ल्ड है वहां भी डेवलपमेंट होती है, लेकिन एनवायरनमेंट की कीमत पे नहीं, वो उस पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा खतरा एनवायरनमेंट को है, अगर ये जो बची कुची पानी है, बचे कुचे वाटर बॉडीज है, इनको बचाना है, बचा कुचा ये जंगल है, इनको बचाना है, तो पहले हमें टूरिज्म अथॉरिटीज को, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास एक ठोस आर्गुमेंट है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है ये खत्म होना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही जहां कंजर्वेशन एक कॉन्सेप्ट हो और वही रेगुलेट करे इसको, टूरिज्म को, ये मेरा आर्गुमेंट है। तो ये जो मास टूरिज्म है, ये नरेटिव की वजह से कि डेवलपमेंट करनी है, हर जगह मॉल्स बनते हैं। आप देखो, आप दूर दराज गांवों में जाइए, वहां पे आप कंक्रीट बिल्डिंग्स आपको नजर आने शुरू हो गई हैं। अच्छा, दूसरा जो ये पावर प्रोजेक्ट
ये भी अनरेगुलेटेड है। हमें कितनी बिजली, हमें तो इन पावर प्रोजेक्ट्स की मौजूदगी में भी तब भी हमें यहाँ अदम दस्तियाबी है बिजली की। बिल्कुल तो हमें क्यों चाहिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर? फिर कई जगह में ये भी पॉइंट आउट करना, बहुत लोग इस पे बात नहीं करते हैं, जो सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉयमेंट है ट्रूप्स की, उसको देखना चाहिए कि एनवायरमेंट जरूरी है कि स्ट्रेटेजिक साइट बताया जाता है। दूसरा जो अमरनाथ यात्रा है, मतलब उससे क्या, उसको भी कंट्रोल में होना चाहिए, वो भी एक लिमिट उसको होना चाहिए। डेज लिमिट कर दो, लोग लिमिट कर दो। आप देखिए लिटर, और इसका ये डेटा नहीं बताया डॉक्टर रूप साहब ने, लगभग तो 60% पानी कम हो गया पिछले 20 साल में लिटर और इसका सिंध का, तो उसको भी देखना पड़ेगा। और ये ठोस जो पॉलिसीज है ये, अच्छा फिर जब हम पॉलिसी की डिमांड करते हैं, फिर पॉलिसी कौन बनाता है? यही लालची इंसान। अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो रिसर्च कौन कर रहे हैं, रिसर्च कौन स्पॉन्सर कर रहा है? पेस्टिसाइड्स कंपनी कर रहे हैं। तो वो कौन सा ये है? जब हम जो ट्री कवर बढ़ गया है, तो ट्री कवर में ये भी है कि पानी कम हो गया, पैडी लैंड कन्वर्ट हो गई है हॉर्टिकल्चर लैंड में। फिर एक्सोटिक ट्रीज आप लगा रहे हो, एक्सोटिक ट्रीज जो है वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो उनको सस्टेन करवाने के लिए आपको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। गुलाम रसूल साहब, आपसे ये एक चीज जानना चाहूंगा, क्या पॉलिसी मेकर्स जो है वहां पर माहिरीन न होना ये भी एक अहम वजह है? एग्जैक्टली ये मतलब पीएचडी वाले ही वहां क्यों रहे? जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं आपको एक एग्जांपल साइट करना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि कश्मीर में नागगाड़ चुपुचिन हलाल खेन हराम, और ये क्या है? ये इसलिए है, जो स्प्रिंग में शिज़ोथोरक्स मछली होती थी, जिसको हम कश्मीरी ट्राउट बोलते हैं, वो उसमें कीड़े मकोड़ों को खाती थी। वो उस पानी का एक बायो इंडिकेटर है कि ये पानी पीने के लायक है, और जहां वो रहती थी वो पानी पीने के लायक होता था। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज हमें इनकॉर्पोरेट करनी है। ये फकत साइंटिफिक नॉलेज, अमेरिका का रिसर्च है नहीं चलेगा, यहाँ का खुद का रिसर्च चलेगा। और फिर अल्टीमेटली ये मुझे वुलर के फिशरमैन ने बताया, 63 स्पीशीज का 30 साल पहले का डेटा जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने दिया है, हमारे यहाँ 63 स्पीशीज ऑफ फिश हुआ करती थी, और अब वो डिक्लाइन होके 4 पे पहुंची है। बिल्कुल, तो उस पे ध्यान देना नहीं जरूरी है? बिल्कुल, वो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ये हम पोल्यूशन बता रहा है सीधा। आपके जो बायो रिसोर्सेज है वो बता रहे हैं कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन का लेवल क्या है। तो अगर हमें जिंदा रहना है, अगली जनरेशंस के लिए हमने ये महफूज करना है, तो हमें इसी वक्त, इससे बेहतर कोई वक्त नहीं है, हमें आगे आना पड़ेगा। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज दोनों को इंटीग्रेट करके एक ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब। इमरान, जल्दी से आपसे लास्ट पॉइंट लेना चाहूंगा, लास्ट पॉइंट आपसे और रूप साहब से दोनों से एक मुख्तसरन एक लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा। जी देखिए कुछ साहब, जिस तरह से गुलाम रसूल साहब ने, डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात बताई लास्ट पे कंक्लूजन में कि हमें एक सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल की जरूरत है, और हमें ट्रेडिशन के साथ साथ साइंटिफिक को भी अपनाना है, साइंटिफिक के साथ ट्रेडिशनल को भी अपनाना है। और खासकर मैं समझता हूं कि यहाँ हर इदारे के अंदर जब हम बात करते हैं, किसी भी सेक्टर की हम बात करते हैं, वेदर ये हमारा टूरिज्म सेक्टर हो, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर हो, हॉर्टिकल्चर, कोई भी सेक्टर हो, लेकिन पॉलिसी मेकर जो होते हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, वो जरा हम देखें, हमारी सरकार देखे कि किन लोगों को हम इस पॉलिसी को बनाते वक्त सामने ला रहे हैं, और क्या इस फील्ड की वो नॉलेज रखते हैं या नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में एक बड़ी बदकिस्मती है कि सिर्फ हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, जो लोग रिटायर होते हैं उन्हें हम एक्सटेंशन दें, और रिटायरमेंट के दौरान जब उन्होंने इदारे को स्ट्रीमलाइन नहीं किया, तो मेरे ज़हन से ये बात बिल्कुल बाहर है कि रिटायरमेंट के बाद रूप साहब मुख्तसर लास्ट पे आपसे जानना चाहूँ एक कमेंट इस हवाले से कि हमें क्या करने की जरूरत है, चाहे हुकूमती सतह पर या सरकार या कि निजी सतह पर, हमें क्या कुछ करना। लास्ट पर एक कमेंट आपसे जानना चाहूंगा।
इमरान साहब और गुलाम रसूल साहब ने बातें रखी हैं तो भी अच्छी बातें रखी हैं उन्होंने। लास्ट पे मैं भी ऐड ये करना चाहता हूं कि सबसे पहले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जितने भी ये हैं हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। स्टेक होल्डर जैसे इन्होंने बताया क्वालिफाइड हमारे पास PhD डिग्री होल्डर्स हैं एनवायरमेंट के यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। फॉरेस्ट्री में हमारी बॉटनी के बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर्स हैं, जूलॉजी में अच्छे स्कॉलर्स हैं, उनको चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान नायक को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ ही डॉक्टर शेख गुलाम रसूल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर रूफ रफीक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज इस प्रोग्राम में हम बात की है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि किस तरह से हम अपने माहौल को बचा सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से माहौलियाती आलूदगी एक बड़ा और संगीन मसला बनता जा रहा है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। डिफॉरेस्टेशन, जिस तरह से जंगलात का कटाव हो रहा है, इलीगल माइनिंग की जा रही है, चाहे सैंड, लैंड या सॉइल, उसके साथ साथ ही क्ले का भी जो माइनिंग हो रही है वो भी एक अहम बड़ी वजह मानी जाती है। और हम सबको न सिर्फ सरकारी सतह पर, न सिर्फ सरकार को माहौलियाती आलूदगी बचाने में ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है, बल्कि हमें निजी सतह पर भी काम करने की ज़रूरत है। ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने माहौल, अपने आसपास के माहौल को जब तक हम साफ नहीं रखेंगे, जब तक हम इस माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे और इसका ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पानी की कमी पाई जा रही है, बारिश का न होना, ये भी एक बड़ा अहम वजह है। इसलिए हम सबको जिम्मेदारी है कि हम अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जिम्मेदारी और अपना रोल अदा करें। तो नाजरीन, फिलहाल 5 के इस 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।